हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डाट। यहाँ पर हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ जो कि बाल मनोविज्ञान है उसका अध्ययन कर रहे हैं। ये वीडियोज हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले के वीडियोज हमने बहुत डिटेल से अध्ययन किया था। आज की वीडियोज में शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, इन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इस वीडियोज के अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने मनोविज्ञान के विषय में बहुत ही डिटेल से अध्ययन किया है। यदि आप नए हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को देखें और यूपी टेट बाल मनोविज्ञान के नाम से जो कि पहली वीडियोज को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आज मनोविज्ञान की शाखाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं। पहला है हमारा बाल मनोविज्ञान, जिसे हम बाल विकास के नाम से भी जानते हैं। किशोर मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, फिर नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान, फिर नेक्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान ये सभी मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। समाज मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान। अब इनमें से हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दो चीज़ें पढ़ना है। एक शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और आपके सिलेबस में है, और दूसरा आपका है बाल विकास जो कि बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके सिलेबस में है। इसे हम आगे आने वाली वीडियोज में सभी में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, अर्थात यह शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? जो शिक्षा मनोविज्ञान है हमारा शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, अर्थात यह शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। जनक पूछ लिया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। फिर नेक्स्ट है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया है? तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया है। किसने किया है? रूसो ने। यहाँ रूसो से संबंधित एक पुस्तक पूछी जाती है आपके एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो रूसो की जो पुस्तक है उसका नाम एमील है। शिक्षा संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? तो जो शिक्षा शब्द है संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। फिर यहाँ पर रूसो से संबंधित एक कथन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। रूसो ने कहा है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने भी शिक्षा के विषय में बताया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को विकास करता है। नेक्स्ट है जो शिक्षा है एजुकेशन शब्द से बना हुआ है, इंग्लिश के एजुकेशन शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मानी जाती है। कौन कौन से वो दो शब्द हैं? एजुकेयर, एजुकेयर का जो अर्थ है पालन पोषण करना होता है, और दूसरा एड्यूशियर, एड्यूशियर का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों शब्दों के अर्थ भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से हमें यह ज्ञात होता है कि जो मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन किया जाता है या परिमार्जन किया जाता है वही हमारा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अधिगम, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिगम को जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है सीखना, और इंग्लिश में इसे लर्निंग कहा जाता है। अधिगम हमारा किन शब्दों से मिलकर बना है? तो अधिगम हमारा दो शब्दों से मिलकर बना, पहला अधि और दूसरा गम। अधि ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। हिंदी में आपने उपसर्ग पढ़ा होगा, तो ये हमारा हिंदी का उपसर्ग है। और गम का अर्थ होता है जाना। यहाँ पर हम अधिगम के अर्थ को स्पष्ट करेंगे और देखते हैं कि अधिगम है क्या। अधिगम यानी लर्निंग, सीखना जो कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। हम सीखते कैसे हैं? जब अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते कैसे हैं? तो हमारे अनुभव के द्वारा होते हैं।
अनुभव एक तो हमें स्वयं से मिलता है और दूसरा प्रशिक्षण के द्वारा दूसरों के अनुभव से। जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी छोटे से बालक को जब ठंडियों में कहा जाता है कि बेटा आग से मत खेलो, तो वो क्या करता है, जब देखता है कि इधर उधर कोई नहीं तो वो आग को छू लेता है, और जब एक बार थोड़ा सा जल जाता है तो उसके हमेशा के लिए वो सीख जाता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है कि मैं दोबारा आग को छूँगा तो जल जाऊंगा। तो इस तरह से हमें स्वयं का अनुभव प्राप्त होता है और वह दोबारा आग को नहीं छूता है और उसे सीख मिल जाती है। नेक्स्ट है दूसरों के अनुभव से। जैसे कहा जाता है कि जानवर के पास मत जाना नहीं तो वो मार देगा। इस तरह से जो हमें किसी दूसरों के माध्यम से सीखने को मिलता है तो वो हमारे क्या होते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से अधिगम प्राप्त होता है और इसी माध्यम से हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है जो कि अधिगम कहलाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए अधिगम की परिभाषाओं की ओर चलते हैं। यहाँ से हमारा एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है। गेट्स की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि देखते हैं। गेट्स ने कहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो ये भी एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कि अधिगम की परिभाषा इन्होंने भी दी है। तो इन्होंने कहा है अधिगम आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन है। अधिगम क्या है, आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन है। यहाँ से एक परिभाषा और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, स्किनर साहब ने दी है। स्किनर महोदय ने कहा है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह सामंजस्य को कभी कभार अनुकूलन भी कहा जाता है। तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन या सामंजस्य की प्रक्रिया है। नेक्स्ट गिलफोर्ड महोदय ने यहाँ पर अधिगम को परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। जैसा कि कई बार होता है कि एक छोटा बच्चा होता है, देखता है कि कोई जैसे घर में बड़ा आ गया तो उसको सबसे पहले रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो बच्चा भी क्या करता है, रिस्पेक्ट देने लगता है। तो उन्होंने बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। वो दूसरे के व्यवहार से देखकर अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करता है। वुडवर्थ ने भी अधिगम को परिभाषित किया है। इन्होंने बताया कि अधिगम जो है विकास की एक प्रक्रिया है। फिर इन्होंने एक डेफिनेशन और दी है जो कि काफ़ी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया कि अधिगम क्या है, तो इनकी परिभाषा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है।